नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल स्टडी विद रचित पर। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए बायोलॉजी की वीडियोस लेकर आऊंगा और उसी के साथ मैं आपके लिए हाजिर होता हूं बायोलॉजी की अब कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ के साथ। और आपको दिख रहा होगा वाइट बोर्ड है, क्योंकि पता है उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया है। एक दो दिन में उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, इसके बाद मैं उसी पर कंटिन्यू रखूँगा। आज आपकी पहली क्लास है और इस पहली क्लास में आप काफ़ी बेहतरीन चीज़ें बायोलॉजी के विषय में सीखने वाले हैं। एक इसको बेसिक क्लास समझ के पढ़ना है आपको, और इसमें आपको जो आगे चैप्टर्स पढ़ाएंगे ना उसमें कुछ काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी और कुछ आप देखोगे आज ही आप में कुछ बायोलॉजी में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको अपन बेसिक क्लास समझकर पढ़ेंगे और पेन कॉपी पेपर लेकर आपको बैठना है। और पता है आपको, इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ये बेसिक है पर बहुत ज़रूरी है। आज की क्लास आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चैनल को आपको क्या करना है, एक बार सभी लोगों को इसकी लिंक शेयर कर दीजिए आप, ठीक है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो बायोलॉजी बिल्कुल बेसिक से अपन देखेंगे। बचपन से आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो बायोलॉजी है वो दो वर्ड से मिलकर बनी है ना। एक तो है बायो और दूसरा है लोगोस। तो बायोस का सिंपल सा अर्थ है भाई लाइफ, जीवन। क्या मतलब है इसका? जीवन। और लोगोस का भी सिंपल सा अर्थ है अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना, स्टडी करना। यानी कि एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें अपन लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। विज्ञान के बायोलॉजी क्या है? जिसमें जीवन के विषय में अध्ययन किया जाए, भाई वही तो बायोलॉजी है। तो सिंपल सा अर्थ है इसका। लॉजी जिस नाम के आगे लग जाता है उसका मतलब होता है उसका अध्ययन। जैसे पोमोलॉजी, एंथोलॉजी, बायोलॉजी, मर्मिकोलॉजी, किसी भी नाम के आगे लॉजी लगा है तो सिंपल सा तरीका है। जैसे साइकोलॉजी, तो लॉजी लग गया भाई, वो अध्ययन हो गया, सिंपल तरीका है। तो बायोलॉजी का नाम इस तरीके से निकल कर आया, ठीक है। अपन इसके बाद देखें तो बायोलॉजी को, एक सेकेंड डस्टर उठा लूँ मैं। ये आपकी काफ़ी बेसिक क्लास है आज की क्लास आपकी, ठीक है। अपन बायोलॉजी के बारे में देखें। मार्कर भी चेंज करना पड़ेगा मुझे लगता है, क्योंकि मार्कर भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो बायोलॉजी की अपन बात करें तो सबसे पहले पॉइंट यही निकल कर आता है भाई कि सजीव कौन है, हम कैसे माने कि किसमें जीवन है। तो सजीव को पहचानने का सिंपल तरीका है भाई, उसके कुछ पैमाने हैं। क्या पैमाने पता है? वो श्वसन करता हो। क्या करता हो? श्वसन। उसके अंदर डाइजेशन की प्रक्रिया होती हो, पाचन होता हो, रेस्पायरेशन। क्या होता हो? रेस्पायरेशन होता हो। उसके अंदर भाई डाइजेशन की प्रोसेस हुआ करे, डाइजेशन की प्रोसेस होती हो भाई। उसके अंदर एक्सक्रिएशन होता हो। एक्सक्रिएशन बोले तो उत्सर्जन, वो अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता हो, इसी को तो कहेंगे उत्सर्जन, है ना। इसको क्या बोलेंगे अपन? उत्सर्जन बोलेंगे। तो श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, और पता है सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बोलते हैं किसको? प्रजनन को। उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए ताकि वो अपने जैसे और जीवों को जन्म दे सके। भाई यही सबसे बड़ा गुण होता है किसी सजीव का। एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें आपको ये वाली परिभाषा मान्य की जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि टेबल, कुर्सी, किताबें, पंखा, क्या इनके अंदर क्षमता है कि अपने जैसे पंखा बना ले? वो नहीं कर सकते ना। लेकिन हम लोगों के अंदर होती है, पेड़ पौधों में भी होती है, कीड़े मकोड़ों में भी होती है। तो रिप्रोडक्शन, अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करना, यही तो सबसे बड़ी सजीव की पहचान है। तो हालांकि सारी की सारी मानी जाएंगी। इसके अलावा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्या बोला मैंने? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास, ये वो पैमाने हैं जिससे हम तय कर सकते हैं कि सामने वाला जो वस्तु है वो सजीव है। इन्हीं पैमानों के आधार पर बहुत सिंपल तरीका है, श्वसन, पाचन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? रिप्रोडक्शन। क्योंकि भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो जैसे कुछ लोग उसका क्या है एक तरीके से खंडन कर देते हैं कि भाई जैसे कोई पत्थर है, चट्टान है, आप उसमें कुछ टाइम बाद आओगे तो मिट्टी की लेयर जम जाएगी, उसका भी तो ग्रोथ हो गया। और टाइम बाद आओगे थोड़ी और ऊंची हो जाएगी, तो वो भी तो ग्रोथ हो रहा है। हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही, ग्रोथ हो रहा है।
तो ये सारी जो बातें हैं ना, तो तर्क, उसका केवल एक ही जवाब है, वो है रिप्रोडक्शन। अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता सिर्फ एक ही में होती है, वो होती सजीव, और इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, है ना। तो ये सजीव की परिभाषा हो गई। अब भाई प्रश्न आता है, आपको एक अच्छी सी जानकारी देता हूं मैं, एक आपको बहुत अच्छी शानदार जानकारी देता हूं। आपने एक देश सुना होगा, उस देश का नाम है स्वीडन। क्या नाम है देश का? स्वीडन। स्वीडन के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, इनका नाम था कैरोलस लीनियस। क्या नाम था भाई इनका? कैरोलस लीनियस। इनका क्या नाम था? कैरोलस लीनियस। अब पता क्यों खास है? 1735 में, 1735 में इनने एक बुक को प्रकाशित किया, एक पुस्तक आई इनकी, और ये पुस्तक का नाम पता क्या था? सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम था इसका पता है? सिस्टेमा नेचुरी। आपसे पूछा जाए कि कौन था वो कैरोलस लीनियस, कब? 1735 में। किताब का नाम था सिस्टेमा नेचुरी। क्या था इसमें पता है? इसमें इन्होंने बताया सॉरी, इसमें इन्होंने बताया कि जो जीवन है वो पेड़ पौधों में है और जंतुओं में है। इसके लिए इन्होंने इस किताब के अंदर पेड़ पौधों की, पादप यानी कि प्लांट्स की कुल 77,000 प्रजातियों का वर्णन किया। 77,000 मायने लगती हैं भाई, 77,000 प्रजातियों का वर्णन किया। और वहीं इनने इसमें जंतुओं की यानी कि एनिमल्स की, पूछा जाए एनिमल्स की 44,000 प्रजातियों का इन्होंने वर्णन किया। यानी कि सीधी सी बात बोले, कहीं ना कहीं वर्गीकरण नहीं कर रहे हैं, वर्गीकरण कर दिया ना पेड़ पौधों का, जंतुओं का। इसीलिए कैरोलस लीनियस को वर्गिकी का पिता कहते हैं। किसका पिता कहते हैं? वर्गिकी का। वर्गिकी क्या है पता है? विज्ञान की वह शाखा, सुनना ध्यान से, विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या है? पेड़ पौधे, प्रोटोजोआ, है ना, ये सारे के सारे जो अपन रखे हैं ना, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज बताना चाह रहा हूँ कि इनका जो अपन जो क्लासिफिकेशन करके रखा है उसी को कहते हैं वर्गिकी। और उस वर्गिकी के बारे में सबसे पहले इंटरेस्ट लेने वाले, उसके बारे में जानकारी देने वाले थे कैरोलस लीनियस। और आपको पता है वर्गिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। तो कोई पूछे हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, आंसर विल बी कैरोलस लीनियस। पूछा जाए वर्गिकी के पिता कौन है? कैरोलस लीनियस। यानी कि इन सिंपल वे में आपसे कहना चाहता हूं कि विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, वर्गिकी कहलाती है। इंग्लिश में इसको टैक्सोनॉमी कहते हैं। और इसका वर्गीकरण देने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे कैरोलस लीनियस, जिनने सजीवों को दो वर्गों में बांटा, पादप और जंतु। इसीलिए कैरोलस लीनियस को वर्गिकी का पिता कहते हैं। और ये संपूर्ण जानकारी इनकी एक पुस्तक जो कि 1735 में प्रकाशित हुई, इसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, इससे जानकारी मिलती है। तो मैंने इतनी आपको बातें बताई, आपको उनके बारे में याद रखना है, ठीक है। और पता है कैरोलस लीनियस ने सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। कैरोलस लीनियस का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो पता क्या है? इनने जो सजीवों का नामकरण करना चालू किया, सजीवों का नामकरण बोले तो नोमेनक्लेचर, इन्होंने सजीवों का नामकरण करना चालू किया। कैसे? हाउ? इनने द्विनाम पद्धति दी। कौन सी पद्धति दी? द्विनाम पद्धति। अब भाई प्रश्न आता है द्विनाम पद्धति क्या है? यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं बाई नॉमिनल नोमेनक्लेचर। इन्होंने एक सिस्टम निकाला कि हम तो सजीवों का नाम करेंगे। कैसा नाम? इन्होंने कहा शेर, अब कहीं शेर बोलते हैं, कहीं बब्बर शेर बोलते हैं। अमरूद को ले लो, अपने यहाँ कोई अमरूद कहता है, कोई जामफल कहता है, कोई शफड़ी कहता है, और भाई ब्रिटेन में उसको गुआवा कहते हैं। इतने सारे नाम हैं। तो इन्होंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, हम सजीवों का नामकरण करेंगे। और नामकरण भी कैसा करेंगे? द्विनाम पद्धति क्या है? एक आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, सिंपल सा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आपको पता होगा क्या है? होमो सेपियंस। क्या नाम मनुष्य का वैज्ञानिक? होमो सेपियंस। और ये तो कैरोलस लीनियस ने बताया है। ये नाम कैसे दिया उन्हें पता है? इन्होंने बोला होमो इसका वंश है। होमो क्या है? वंश। और सेपियंस क्या है? जाति है। यानी कि ये क्या है? इसका जीनस, वंश, और ये क्या है? इसकी स्पीसीज, जाति है। समझे बात को? जैसे आपने ट्रिटिकम एस्टेवम, गेहूं का नाम है,
तो ट्रिटिकम क्या हो गया, गेहूं का वंश हो गया। एस्टैबम जाति हो गई। होमो सेपियंस हमारा नाम है, अपन सबका नाम है, तो होमो अपना वंश है और जाति अपनी सेपियंस है। जैसे आप सामान्यतः अपने परिवार में देखते हैं ना, वंश, कुल, जाति, इसी तरीके से एक सजीवों की दुनिया में भी अपने वंश होते हैं। अपन किस वंश के हैं, अपन होमो वंश के हैं। और अपनी जाति कौन सी है, सेपियंस। देखो दो हिस्से हैं, होमो सेपियन, द्वे नाम, इसलिए उसको कह दिया बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर, सिंपल सी भाषा। और इसको देने वाले कौन थे, कैरोलस लीनियस। किसने शुरू किया था इसको, कैरोलस लीनियस ने। इसीलिए तो आपसे पूछेंगे द्विनाम पद्धति का जन्मदाता किसे कहते हैं, कैरोलस लीनियस को। किसको कहते हैं, कैरोलस लीनियस को, क्योंकि भाई इन्हीं ने तो दिया है इसके बारे में। तो कितनी अच्छी चीज़ दी है इन्होंने। अपन आज कई चीज़ों के वैज्ञानिक नाम पढ़ते हैं, जैसे मोर का आपको पता होगा पावो क्रिस्टेसस होता है ना। इसके अलावा आपको टाइगर का पता होगा पैंथेरा टिग्रिस होता है। तो ये सारे के सारे नाम, मटर का पायसम सेटाइवम, ये नाम के जो दो टुकड़े हैं, पायसम सेटाइवम। पायसम मतलब क्या हो गया, उसका वंश। सेटाइवम मतलब क्या हो गया, उसकी जाति, यानी कि जीनस और स्पीसीज। और इसी को कहते हैं द्विनामकरण पद्धति, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, एंड दैट इज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। वेरी सिंपल, इतना आपको याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं कई बार। द्विनामकरण पद्धति किसने चालू की, कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस की पुस्तक का नाम क्या है, सिस्टेमा नेचुरी, कब प्रकाशित की, 1935। इनको वर्गीकरण का जनक कहते हैं। ठीक, ये आपको कुछ तथ्य याद करने थे, इनको नोट डाउन कर लेना, और आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक, अब पता है आपको, जो अपनी ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी को भी अपन अध्ययन की दृष्टि से दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। भाई कैरोलस लीनियस ने बोल दिया कि जो सजीव हैं उनका वर्गीकरण दो हिस्से में है, पेड़ पौधे और दूसरे अपने जीव जंतु हैं। और पता है बायोलॉजी भी अपन को जंतु मानती है, एक इंसान भी एनिमल ही है, बशर्ते अपन सभ्य हो गए हैं, सिविलाइज्ड हो गए हैं, इसलिए अपन थोड़ा सा अपने आप को क्या है ऊपर समझते हैं उनसे, है ना। लेकिन बायोलॉजी के हिसाब से अपन कौन है, जूलॉजी में ही आते हैं। बायोलॉजी के दो हिस्से हैं, एक का नाम है जूलॉजी और एक का नाम है बॉटनी। क्या नाम है, बॉटनी। जूलॉजी पूछे, जूलॉजी क्या है, जंतु विज्ञान, वेरी सिंपल। और आपसे पूछा जाए बॉटनी क्या है, वनस्पति विज्ञान, ये भी बहुत सिंपल सी बात हो गई। अब नाम से स्पष्ट हो रहा है। बायोलॉजी की यानी कि बायोलॉजी या बायोलॉजी कह लो भाई, ये प्रोनाउंसिएशन है, कुछ भी हो सकता है। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की ऐसी शाखा जिसमें जंतुओं के बारे में, एनिमल्स के बारे में, ह्यूमन के बारे में, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, जो भी एनिमल है उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, उसी को तो कहते हैं जूलॉजी। और जिसमें पेड़ पौधों के बारे में, जैसे पेड़ पौधे क्या हो सकते हैं, जैसे आपने कहा भाई हमें तो आम के बारे में पढ़ना है, मटर के बारे में पढ़ना है ना। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, तो ऑल द प्रोसेस जो भी पेड़ पौधों में होती हैं उनके बारे में स्टडी करने वाली ब्रांच को बॉटनी कहते हैं। यानी कि इसमें पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दी जाती है और इसमें जंतुओं के बारे में दी जाती है। पर आपसे पता क्या पूछेगा एग्जामिनर, आपसे पूछेगा जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय जूलॉजी सर्वेक्षण केंद्र, यानी कि जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, ये कार्यालय है, ये सर्वे कार्यालय है इंडिया में। वो कहाँ पे, सीधा सा आंसर है कोलकाता में। कहाँ पे है, कोलकाता। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जंतु विज्ञान, भारतीय जंतु विज्ञान सर्वे जो किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, कोलकाता में। और आपसे पूछेंगे नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च सेंटर, आपसे ये पूछा जाए तो आप इसका जवाब पता क्या दोगे, लखनऊ। कहाँ पे है, लखनऊ में है। कहाँ पे है, लखनऊ। यानी कि पेड़ पौधों से संबंधित जो भी रिसर्च वगैरह होती हैं उसका जो अपन कह सकते हैं सेंटर यानी केंद्र, उसका अनुसंधान केंद्र है वो लखनऊ में है। और लखनऊ पता हुआ आपको उत्तर प्रदेश में है, और आपको पता हुआ कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पे जूलॉजी से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ होती हैं कोलकाता में। यानी कि जूलॉजी का सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ पे, कोलकाता में। और नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च सेंटर कहाँ पे, राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, कोलकाता में। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आपसे पूछेंगे कि बायोलॉजी जो शब्द है
ये बायोलॉजी शब्द दिया किसने है, तो ये भी आपको याद रखना है। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि भाई जो बायोलॉजी वर्ड है ये किसके द्वारा दिया गया है। ऐसा थोड़ी होता है कि बायोलॉजी हवा में से आ गया, किसी ने तो नाम प्रयोग किया होगा ना, तो उससे कह देना भाई लेमार्क ने किया। किसने किया? लेमार्क ने। किसने किया? लेमार्क ने किया, ठीक है। लेमार्क वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। और पूछेंगे आपसे कि बायोलॉजी के जनक कौन है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के जनक पिता, इसके जन्मदाता, इसके जन्मदाता है भैया अरस्तु। कौन है इसके जन्मदाता? अरस्तु। इंग्लिश में इनको बोलते हैं एरिस्टोटल। क्या कहते हैं? एरिस्टोटल। और आपको पता है जंतु विज्ञान जो कि इसकी शाखा है, जंतु विज्ञान किसकी शाखा है भैया? अभी बताया मैंने आपको, बायोलॉजी की शाखा है जंतु विज्ञान, इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी। अब इसके जनक कौन है? इसके भी जनक अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु। कौन है? अरस्तु। पता क्यों है? क्योंकि अरस्तु ने सबसे पहली बार जंतुओं को लेकर एक किताब लिखी थी। इसका पता क्या नाम था? कोई पूछे तो बता देना। हिस्टोरिया एनिमिलिया। एनिमिलिया, सिंपल सी बात है। अरस्तु की किताब है हिस्टोरिया एनिमिलिया, जंतुओं के बारे में जानकारी है इसमें। कई लगभग 5000 जंतुओं का वर्णन किया है इनने। कितने जंतुओं का पता है? 5000 जंतुओं का वर्णन किया है। सोच के देखो, 5000 छोटी मोटी बात नहीं होती है। मैं आपसे कह दूं 10 कीड़े मकोड़ों के बारे में लिख के दिखाओ तो लिखना मुश्किल पड़ जाएगा। अच्छा, बचपन में तो अपन 10 एनिमल्स नेम याद करके अपन अपने आप को जूलॉजिस्ट समझने लगते थे। 10 जानवरों के नाम याद कर लिए तो अपन लगता था अपन ने बहुत कुछ सीख लिया। यहाँ तो इनके बारे में लिखना है, 5000 जानवरों के बारे में लिख के दिया है। किसने? अरस्तु ने। इसीलिए अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता कहते हैं और संपूर्ण बायोलॉजी का भी पिता कहते हैं अरस्तु को। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। आपको एक एक महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये आपकी बिल्कुल बेसिक क्लास है ताकि आपको आगे कल से प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये मैं आपको कई एग्जाम्स का निचोड़ लेकर आया हूं और मेरा विश्वास मानना, आप जितने भी एग्जाम हैं, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं इस बात को लेकर, तैयारी आपको करनी है। कंटेंट बाहर नहीं जाएगा, इससे क्वेश्चन आउट कंटेंट आपको A1 क्वालिटी मिलेगा, ठीक। अब आपको अगला देखना है कि आपसे पूछा जाएगा वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। वनस्पति विज्ञान, अभी मैंने आपको बताया था वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी। तो आंसर क्या हो जाएगा? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस। अब भाई हिंदी वाले होते हैं उनके लिए लिख दो ऐसे तो खुश हो जाते हैं, इंग्लिश वाले कहते हैं ये क्या लिख दिया। तो भाई ये लिखने का तरीका है, ये स्क्रिप्ट है, ये शब्द तो वो इंग्लिश का ही है ना, शब्द तो वो इंग्लिश का ही है, थियोफ्रास्टस। अब ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिख दिया मैंने, लैटिन भाषा में लिख दिया, क्या फर्क पड़ रहा है इससे। तो बॉटनी थियोफ्रास्टस इसके जनक हैं और थियोफ्रास्टस ने मजाक मजाक में किताब लिख दी। इन्होंने कहा हम कैसे पीछे रह जाएं भाई, अब अरस्तु नहीं माने तो इन्होंने कहा हम थोड़ी पीछे रहेंगे। हिस्टोरिया प्लांटेरम, प्लांटेरम है ना, हिस्टोरिया प्लांटेरम। ये पूछा जाए किसकी किताब है? हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी किताब है? थियोफ्रास्टस की। तभी तो अब ये पीछे कैसे रह जाए। इनको मतलब वैज्ञानिकों की लोबी होती है, उसमें बड़ी होड़ लगती है कि किसको आगे निकलना है, एकदम आगे पीछे नहीं होना है। उनका मैथ होता है अपना एक। तो थियोफ्रास्टस की किताब का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है। और इसी प्लांटेरम इनने पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दी इस किताब में, इसीलिए इनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं, ठीक है। इतना आप नोट डाउन करेंगे। आपको पता है एक बात कि जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि लोग कहते हैं कि आपकी आंखें आपके पापा पे गई हैं, मम्मी पे गई हैं, है ना। रंग आपका गया है पिताजी पर, कोई कहता है आपकी लंबाई माताजी पर गई है, चेहरे का नक्शा पिताजी पर गया है। तो ये पिताजी पर जाना, माताजी पर जाना, ये भाई कहाँ मम्मी कहाँ पापा हम कहाँ, ये सारी चीज़ें कैसा कॉम्बिनेशन बना। तो पता है एक चीज़ होती है जीन, मैंने क्या बोला? जीन। इस जीन की खोज करने वाले एक व्यक्ति थे। जीन क्या होता है? अपने अंदर जो लक्षण होते हैं, तो चेहरे की बनावट होती है, कोडिंग होती है शरीर की, हाथ पैर नाक कान गला, जैसे नाक यहाँ की यहीं लगेगी, नाक यहाँ नहीं लग जाएगी, कान यहाँ नहीं लग जाएंगे, ये सारी की सारी जो कोडिंग है ये पता कौन कराता है? ये कराता है जीन। कौन कराता है? जीन। और जीन, इसको ऐसे लिखेंगे जीन। और इस जीन की खोज पता किसने की थी? ग्रेगर, मैं नाम लिख रहा हूँ, ग्रेगर जॉन मेंडल ने।
किसने की थी भैया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और किस पर की थी? मटर के पौधे पर, मटर के पौधे पर की थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। किसकी? जीन की। और विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीन के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स। अब एक बात बताओ आप, जीन का अध्ययन करने वाली शाखा को जेनेटिक्स कहते हैं। खोज जीन की करी थी ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अब क्या जेनेटिक्स का फादर ग्रेगर जॉन मेंडल को नहीं कहा जाएगा? बिल्कुल कहा जाएगा। तो पेपर में सीधा सा आएगा क्वेश्चन आपसे, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? जेनेटिक्स का जनक कौन है? आंसर विल बी ग्रेगर जॉन मेंडल, क्योंकि भाई जिसके जनक है ना, इनने खोज करी तो इनको ही नाम तो दिया जाएगा ना, तो बिल्कुल दिया जाएगा। ठीक है, इनने इसकी खोज की, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इनका जनक बोला जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। ठीक है, आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी और देता हूँ। जैसे जो जीन होती है ना, जीन, जब बहुत सारे जीन आपस में मिल जाते हैं तो पता क्या बनता है? डीएनए बनता है। डीएनए क्या बनता है? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी इन सारी चीज़ों की आगे चैप्टर्स आएंगे। आनुवांशिकी आपका एक चैप्टर होगा, 5-6 क्लास लगेंगी। अब पागल हो जाओ, पढ़ पढ़ कितना पढ़ा दूंगा मैं इसमें आपको। प्रॉपर नोट्स बनाओगे आप। ठीक है, एक आप नोटबुक ले लो 100-150 पेज की, आराम से लिखना तसल्ली से। ठीक है, उन्हीं का मल्टीपल टाइम रिवीजन करना। अभी तो मैं आपको एक इंट्रो दे रहा हूँ छोटा सा। बहुत सारे जीन के मिलने से क्या बनता है? डीएनए बनता है। और जब बहुत सारे डीएनए आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है पता है? गुणसूत्र बनता है। इसे कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स। ठीक, जैसे ऐसे समझो, जैसे क्रोमोसोम्स कुछ ऐसे होते हैं। ठीक है, इनको जब ध्यान से देखा जाएगा तो ये खुल के ऐसे दिखेंगे आपको, और देखोगे ध्यान से तो इसके ऊपर जो जीन होते हैं, जीन, जीन क्या होती है? गुणसूत्र की इकाई होती है। जीन सबसे छोटा है। जीन के मिलने से डीएनए बना, डीएनए के मिलने से गुणसूत्र बना। ऐसे समझो, ईंट है ये, ईंट, ईंट के मिलने से दीवार बनी, दीवार के मिलने से घर बन गया। गुणसूत्र की संख्या ज़्यादा है। गुणसूत्र भाई, गुणसूत्र से छोटे डीएनए होते हैं, डीएनए से छोटे जीन होते हैं, जीन के मिलने से डीएनए बनते हैं, डीएनए के मिलने से गुणसूत्र बनते हैं। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, पूछा जाएगा डीएनए की खोज किसने की थी, तो बोल देना उससे प्यार से कि भैया एम फ्रेडरिक ने की थी। एम फ्रेडरिक, मिस्टर फ्रेडरिक कहते हैं इनको, एम फ्रेडरिक। ये लो हिंदी इंग्लिश वालों के लिए, एम फ्रेडरिक डीएनए की खोज की थी। और डीएनए पता कैसा दिखता है? जब इसको आप माइक्रोस्कोप से जूम करके देखोगे ना, ऐसे करके दिखेगा। इसमें 2 कुंडली हैं जी, एक कुंडली गिरी, एक गिरी। एक तो ऐसे करके गई है, देखो, एक कुंडली ऐसे करके गई है, 2 कुंडलित हो गई, तो इसीलिए इसको कहते हैं द्वि कुंडलित संरचना। क्या कहते हैं इसको? द्वि कुंडलित संरचना। पता है इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश वाले रोना मत, इंग्लिश में कहते हैं इसको डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। मैं इंग्लिश वालों के साथ हूँ भाई, मेरी इच्छा तो है कि मैं इसको इंग्लिश में लेक्चर को डिलीवर करूं, लेकिन क्या है, ज़्यादातर इंडिया में जो अपन तैयारी करने वाले हैं उनकी मेजोरिटी हिंदी में है। तो डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है, इसको बताया था वाटसन और क्रिक ने। किसने बताया था? वाटसन और क्रिक ने। वाटसन और क्रिक, ये 2 साइंटिस्ट थे। इनने बताया था कि भैया डीएनए कैसा दिखता है, ऐसे ऐसे करके, दो कुंडली हैं उसमें, डबल हेलिक्स मॉडल है डीएनए। किसने बताया? वाटसन क्रिक ने। और पता है जीन की खोज तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने कर दी, लेकिन पता है प्रयोगशाला में, किसमें? प्रयोगशाला में पहली बार जीन बना के किसने तैयार किया? प्रयोगशाला में जीन बना के किसने तैयार किया पता है? हरगोविंद खुराना ने। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर, बड़े चालाक होते हैं। उन्होंने कहा तुम यहाँ तक पहुँच गए, हम और आगे बढ़ रहे हैं। प्रयोगशाला में जीन किसने बना के तैयार किया? हरगोविंद खुराना ने। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ये तथ्यों के साथ मैं आपके साथ आया हूँ। और क्रोमोसोम्स के बारे में बताऊँ, पूछा जाए क्रोमोसोम्स की खोज किसने की, तो उससे प्यार से कहते ना स्ट्रॉसबर्ग। किसने की? स्ट्रॉसबर्ग। ये सारी चीज़ लिख लेना, एक एक चीज़ आपसे डेली आके क्लास में क्वेश्चंस करूंगा मैं, जब मैं लाइव क्लास लिया करूंगा। स्ट्रॉसबर्ग किसने की थी? स्ट्रॉसबर्ग ने की थी। किसकी खोज की थी? गुणसूत्र की खोज की थी। किसकी? गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स। डिटेल से चर्चा होगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और पूछे कि गुणसूत्र भाई नाम किसने दिया, ये नाम कहाँ से आ गया? गुणसूत्र नाम कैसे आ गया? अब भाई एम फ्रेडरिक ने खोज कर ली, नहीं नाम दे दिया। अब स्ट्रॉसबर्ग ने देख तो लिया कि कुछ ऐसा है गुणसूत्र जैसा, अब भाई इसका नाम क्या दें? तो नाम देने वाले वैज्ञानिक बैठे थे चुपचाप से, उन्होंने कहा वाल्डेयर। वाल्डेयर नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने कहा नाम हम देंगे। खोज तुमने कर ली, नाम हम देंगे।
दोनों का नाम चलता है। बेचारे जी तो खोज करे, खोज करना तो बहुत बड़ी चीज़ है ना, नाम तो बहुत छोटी चीज़ है। तो नाम दे दिया किसने? वाल्डेयर ने। क्वेश्चन आता है कि गुणसूत्र का नाम किसने दिया? वाल्डेयर ने। खोज किसने की? स्ट्रॉसबर्ग ने की। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, एक चीज़ और आपको बताता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक। देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये तो अपन बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी की बातें कर रहे हैं। जब आप बीमार हो जाते हो तो आप डॉक्टर को दिखाने जाते हो, डॉक्टर आपको मेडिसिन देता है। अब डॉक्टर ये थोड़ी पढ़ता रहता है पेड़ पौधे जंतु, डॉक्टर को मेडिसिन पढ़ाई जाती हैं। ये तो नीट की तैयारी में पढ़ते हैं ये सारी चीज़ें, मेडिसिन पढ़ते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा हु इज द फादर ऑफ मेडिसिन? इस चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र का जनक, चिकित्सा शास्त्र का जनक, फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन, ये मेडिसिन का जनक किसे कहा जाता है? तो सिंपल सा आंसर होगा हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है, हिप्पोक्रेट्स। तो पता है एक बार एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो डॉक्टर्स लोग होते हैं उनको किसकी शपथ दिलाई जाती है? ऑप्शन थे उसमें कुछ, एक ऑप्शन था हिप्पोक्रेट्स के सिद्धांतों की। अब भाई हिप्पोक्रेट्स ने दवाइयाँ और ये चिकित्सा शास्त्र की एक इसको जनक बोला गया, तो जब डॉक्टर बन के तैयार होते हैं तो जब शपथ खाते हैं कि भाई हिप्पोक्रेट्स के सिद्धांतों की शपथ खाते हैं, तो हिप्पोक्रेट्स कौन है? फादर ऑफ मेडिसिन, चिकित्सा शास्त्र का जन्मदाता है ये बहुत खास इंसान है ये, पता है आपको, उसके बारे में याद रखना, ठीक है। जैसे भारत में आपने नाम सुना होगा, भारत में अपने एक बहुत महान फिजिशियन हुआ करते थे, एक सर्जन थे, चरक और सुश्रुत, है ना। लेकिन चूंकि अब भारत क्या है, अपना एक देश ही ऐसा रहा है, इतना देश रहा है कि अपन कभी भी अपनी चीज़ों को विश्व के स्तर पर पहुंचा नहीं पाए, तो अपन उन चीज़ों को लेकर अपने तक ही सीमित रह गए। भारत कभी भी पीछे नहीं रहा है ना। चरक और सुश्रुत अपने ज़माने के जाने माने फिजिशियन और सर्जन हुआ करते थे, लेकिन हिप्पोक्रेट्स भी मेडिसिन की दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं और इन्हीं को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। एक चीज़ बताता हूँ आपको, आप होम्योपैथी जानते हो क्या होता है? होम्योपैथी, होम्योपैथी, होम्योपैथी मतलब होता है एक इलाज करने की कुछ विधियां होती हैं, जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक। एलोपैथी मतलब होता है अंग्रेजी दवाइयाँ। होम्योपैथी क्या होता है, आपने कुछ लोगों को देखा होगा ऐसे करके छोटे छोटे उनकी कह सकते हैं डिब्बी होती हैं, उसमें छोटी छोटी गोलियां निकलती हैं, उनको खाते हैं। कभी देखना अपने आपको आस पड़ोस में परिवार में मिल जाएगा, डायबिटीज़ की या बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं उनकी गोली आती है छोटी छोटी वाइट कलर की। वो जो गोली है ना, वो जो चिकित्सा करने का जो तरीका है, पद्धति है, उसको होम्योपैथी कहते हैं। क्या कहते हैं? होम्योपैथी। और पता है आपको होम्योपैथी का जनक किसे कहा जाता है? इसके भी फादर होंगे कोई, हनीमून। भैया हनीमून नहीं बोल रहा हूँ मैं, हनीमून बोल रहा हूँ, अर्थ का अनर्थ मत कर देना, ठीक है। कौन है? हनीमून। क्वेश्चन आ चुका है, हु इज द फादर ऑफ होम्योपैथी? होम्योपैथी का जनक किसे कहा गया है? तो आंसर विल बी हनीमून, हनीमून, ठीक है। और आपको एक बात और बताता हूँ खास, पता है आपको हनीमून का बर्थडे कब का है? हनीमून का जो बर्थडे है ना, वो कब का है पता है आपको? हनीमून ने अपने बर्थडे पर क्या किया? इनने तो बहुत खास काम किया हनीमून ने। इनका बर्थडे है ना, जिस दिन इनका बर्थडे है उसी तारीख को पता क्या मनाते हैं? उसी तारीख को वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाते हैं, होम्योपैथी डे मनाते हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाया जाता है, ठीक है। ये एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, मैंने आपको हिंट दे दी है, जिस दिन मनाया जाता है उसी दिन इन हनीमून साहब का बर्थडे है, ठीक। आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना। बाकी मैं आज की क्लास को यहीं स्टॉप करता हूँ। क्लास कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपका जो भी डाउट, समस्या, क्वेरी रहती है उसको जरूर पूछें, और साथ ही साथ में इसको आप अपने दोस्तों में शेयर करें, है ना। चैनल को आप थोड़ा सा ग्रो करवाएं ताकि मुझे भी वीडियोस बनाने में कुछ एक रुचि आए, है ना, उत्साह आए। इतना ही कहकर मैं आपको धन्यवाद दूंगा और टेक केयर।